नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 के जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक जारी हैं। लास्ट टाइम में आपने राजस्थान के जो राठौड़ राजवंश हैं उनके बारे में जाना था, और आज देखते हैं मित्रों, इसी में आगे आपके दे रखा है चौहान राजवंश। तो इसके बारे में डिटेल प्रूफ पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें मित्रों, जिससे अच्छे से आपको जानकारी हासिल हो सके, टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, राजवंशों में कौन कौन से दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इनमें आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, इसको आपने पढ़ लिया है। गोहिल वंश भी आपने पढ़ लिया अच्छे से। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, ये लास्ट टाइम में आपके द्वारा पढ़ा गया टॉपिक है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से आज पढ़ने वाले हैं मित्रों चौहान राजवंश। और इसके अलावा दो और हैं आपके, कछवा राजवंश और बीकानेर के राठौड़ राजवंश। यह आगामी जो भी वीडियो आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आज देखते हैं मित्रों चौहान राजवंश। पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति देखिए कैसे हुई। गुरु वशिष्ठ है, वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे मित्रों। विख्यात जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होते हैं उनको विख्यात बोलते हैं। तो गुरु वशिष्ठ मित्रों वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। गुरु वशिष्ठ सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि देखिए किसको बोलते हैं। उन सात ऋषियों में से वह एक ऋषि जिसे ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ प्राप्त हुआ हो, तथा जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया हो, वो कहलाते हैं आपके सप्तऋषि। और उन सप्तऋषियों में से गुरु वशिष्ठ भी एक थे। गुरु वशिष्ठ की मित्रों पत्नी थी अरुंधति। गुरु वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? अरुंधति। और गुरु वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मानस यानी माने हुए। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी जिनको मन से माना गया है। और देखिए, वे राजा दशरथ के राजकुल कुरु थे। राजा दशरथ के कौन थे? राजकुल कुरु गुरु थे। गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू, जो आपका सिरोही में पड़ता है, एक यज्ञ करवाया था वहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने। कहाँ पर? माउंट आबू में। और ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु थे। सभी जितने भी वेद हैं उनका दर्शन किया इन्होंने, सत्य का ज्ञान इनको एक साथ में प्राप्त हुआ। तो ये बातें मुख्य हैं। इनकी पत्नी अरुंधति थी, और ये सात यानी सप्त ऋषियों में से एक थे। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए। जो यज्ञ करवाया गया माउंट आबू में, उसके दौरान अग्निकुंड से, अग्निकुंड बनाते हैं मित्रों, अग्निकुंड से यानी अग्निकुंड में ही यज्ञ किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें। अग्निकुंड से चार जातियां उत्पन्न हुई थी मित्रों। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जातियां। ये चार जातियां उस अग्निकुंड से निकली थी मित्रों। अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इस प्रकार की शक्तियां होती थी मित्रों पहले के जो भी ऋषि मुनि थे उनमें। चालुक्य जाति को सोलंकी, चालुक्य जाति को सोलंकी भी कहा जाता है। और चौहान शब्द की उत्पत्ति चाहमान शब्द से हुई है। चौहान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चाहमान, चाहमान शब्द से। जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में चाहमान शब्द का पता चलता है। किसमें? जयानक भट्ट के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। तो ये क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर बनता है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो जयानक भट्ट के द्वारा। और इस ग्रंथ में कौन से शब्द का पता चलता है? चाहमान शब्द का। और इससे उत्पत्ति किसकी हुई है? चौहान शब्द की। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। चौहानों का हंसोट शिलालेख मिला था। चौहानों का हंसोट शिलालेख। शिला यानी पत्थर होता है मित्रों, उस पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं शिलालेख। और ये देखिए, चाह मान का मतलब देखिए, चाह है माँ न, तो ये चाह मान शब्द है। चाह, चाह का मतलब चाप, है का मतलब हरी, माँ का मतलब मान, और न का मतलब नीतिवान। इस प्रकार से अर्थ इसके निकलते हैं चाह मान शब्द के। अब देखिए मित्रों, चौहानों के संस्थापक कौन कौन से हैं? कौन कौन से संस्थापक रहे हैं चौहानों के?
सांबर की बात करें मित्रों, सांबर की, तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान इनके संस्थापक थे। अजमेर में 1113 ईस्वी में अजय राज। रणथंभौर की बात करें तो 1194 ईस्वी और गोविंद राज संस्थापक थे। नाडोल की बात करें तो 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव चौहान। जालौर में 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान, ये संस्थापक थे जालौर के। सिरोही की बात करें तो 1311 ईस्वी में लुम्बा चौहान इसके संस्थापक थे। तो याद रखेंगे 551 से लेकर 1311 तक। अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये सातवां देखिए राजस्थान का इतिहास, हाड़ौती का चौहान वंश। अग्निकुंड से उत्पत्ति, अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस प्रकार की बातें कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह लिखा गया है मित्रों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। इस ग्रंथ के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज ग्रंथ जो रासो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। हमीर रासो ग्रंथ में भी चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ बताया गया है। हमीर रासो ग्रंथ में इसके रचयिता मित्रों जोधराज हैं। दोनों के याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के तो चंद्रबरदाई हैं, हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? जोधराज हैं मित्रों। तो इन दोनों ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। आगे देखिए, इसमें इतिहासकार मोहनत नैन सिंह ने भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। मोहनत नैन सिंह ने भी क्या बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने भी चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ बताया है। तो ये याद रखेंगे चार, मोहनत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण और हमीर रासो ग्रंथ में और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में, इन सभी में जो चौहानों की उत्पत्ति है वो मित्रों अग्निकुंड से बताई है। सूर्यवंशी देखिए अब, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इस ग्रंथ को जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। किसके द्वारा लिखा गया? जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया था। हमीर महाकाव्य में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है और इस ग्रंथ को नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। इनके सूर्यवंशी होने का पता पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बेदला अभिलेख से मिलता है और यह अभिलेख डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। कौन सा अभिलेख? बेदला अभिलेख। किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। और सूर्यवंशी होने का जो पता है वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बेदला अभिलेख से मिलता है। चंद्रवंशी देखिए, चंद्रवंशी चौहानों को किसमें बताया गया है? 1177 ईस्वी में हांसी के शिलालेख, ये हांसी का एक शिलालेख है जो हरियाणा में प्राप्त हुआ, में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। 1177 में ये शिलालेख प्राप्त हुआ मित्रों, हांसी के शिलालेख, इनको नाम दिया गया, हरियाणा में मिला और इसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जिसको अंगूठा मंदिर भी कहते हैं, यह आपका माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। यहाँ मिले शिलालेख में भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। तो याद रखेंगे अचलेश्वर महादेव का मंदिर या अंगूठा मंदिर जिसको बोलते हैं, माउंट आबू में पड़ता है आपके सिरोही में। और इसमें जो शिलालेख मिला है उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि चौहानों की उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी है, चंद्र के वंश माना गया है। विदेशी देखिए, विदेशी कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक, वी.ए. स्मिथ ने चौहानों को विदेशी बताया है कि ये विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। और ब्राह्मण वंशीय देखिए किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो ने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो ने चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण वंशीय। और बाकी ये नाम भी आपको ध्यान में रखने, पूछ लिया जाता है, कहीं से भी पूछ सकता है मित्रों क्वेश्चन। तो ये हिस्ट्री की बात है, इतिहास की बात है, चौहानों के वंश की बात है। 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख में भी इसका प्रमाण मिलता है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावल्ली था
बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में भीलवाड़ा स्थान में है। कहाँ पर? भीलवाड़ा स्थान में। और बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर चौहान के समय का है। यह शिलालेख गोविंद ने लिखवाया था मित्रों, गोविंद ने। बिजोलिया शिलालेख 13 पदों में रचित है और इसके रचयिता हैं गुणभद्र। गुणभद्र थे इसके रचयिता। इस शिलालेख के लेखक हैं कायस्थ केशव, कायस्थ केशव। और यह शिलालेख मित्रों जैन लोलक के निर्देशन में लिखा गया था। निर्देशन किसका था? जैन लोलक है, इनके निर्देशन में यह शिलालेख लिखा गया। और यह शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था। इस शिलालेख में या यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ये बिजोलिया शिलालेख की बात हो रही है। बिजोलिया शिलालेख। उपरमाल का प्राचीन नाम, उपरमाल का प्राचीन नाम क्या था? उत्माद्री, उत्माद्री था, याद रखेंगे इसको। बिजोलिया शिलालेख अभिलेख में चौहानों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण वंशियों की बात हो गई। अब देखिए हर्ष का शिलालेख। हर्ष का शिलालेख, हर्ष का शिलालेख हर्ष की पहाड़ी से मिला है। हर्ष की पहाड़ी पड़ती है मित्रों रेवासा सीकर जिले में। तो हर्ष का शिलालेख कहाँ से मिला है? हर्ष की पहाड़ी से। और हर्ष की पहाड़ी आपकी रेवासा नामक क्षेत्र जो आपका पड़ता है सीकर जिले में। हर्ष का शिलालेख हर्षनाथ मंदिर से मिला है और यह मंदिर गुवक गुवक प्रथम ने बनवाया था मित्रों। हर्षनाथ मंदिर किसने बनाया? गुवक प्रथम ने। और यहाँ से आपका हर्ष का शिलालेख मिला है। इस अभिलेख से चौहानों की जो वंशावली है वह उपलब्धियों का पता चलता है। नेक्स्ट देखिए चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। चित्तौड़गढ़ शिलालेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख से चौहानों के सूर्यवंशी व चंद्रवंशी होने का पता चलता है। तो अलग अलग जगह पर कहीं पर सूर्यवंशी इनको माना है, कहीं पर चंद्रवंशी, कहीं पर ब्राह्मण वंशी। तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो इतिहास है इनका इस प्रकार से प्राप्त हुआ है मित्रों। और चौहानों को शिवाड़ी अभिलेख में, शिवाड़ी अभिलेख में इंद्र का वंशज कहा गया है। पूछ लिया जाता है कि इंद्र का वंशज चौहानों को कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो शिवाड़ी अभिलेख। अब देखिए मित्रों सांबर के चौहान। सांबर के चौहान सर्वप्रथम दे रखा है सांबर के चौहान। राजस्थान में त्रिभुज आकृति का स्थान, त्रिभुज आकृति का स्थान जिसे अजमेर कहा जाता है। तो अजमेर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुज आकृति। यह अजमेर के आसपास के क्षेत्र को सपाल दक्ष कहा जाता है। अजमेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाल दक्ष। और सपाल दक्ष का जो अर्थ है वो है 1.25 लाख गांवों का समूह है। 1.25 लाख गांवों के समूह को क्या कहते हैं? सपाल दक्ष कहते हैं। सपा दक्ष। सपाद लक्ष, सपाद लक्ष का पश्चिमी भाग जंगल प्रदेश था। क्या था? जंगल प्रदेश। और सपाल दक्ष सांबर के आसपास का क्षेत्र है मित्रों। पश्चिमी भाग जंगल प्रदेश और सांबर के आसपास का ये क्षेत्र है। 551 ईस्वी में बात करें तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींवें रखी थी। और सांबर को प्रथम राजधानी, सांबर को प्रथम राजधानी अही चित्रपुरे, अही चित्रपुरे नागौर को बनाया था। सांबर की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अही चित्रपुरे नागौर। आगे देखिए वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था और इसका प्रमाण बिजोलिया शिलालेख में मिलता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इसका जो प्रमाण है वो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। सांबर उदयपुर वाटी जो आपका पड़ता है झुंझुनू में और सहारनपुर ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। शाकंभरी माता के मंदिर स्थित हैं। तो याद रखेंगे एक तो आपका सांबर में, एक उदयपुर वाटी में और एक सहारनपुर में शाकंभरी माता के मंदिर हैं। देवयानी तीर्थ यानी जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं वह भी कहाँ पर स्थित है? सांबर में स्थित है। देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी। अब देखिए वासुदेव चौहान। मित्रों 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी और वासुदेव चौहान को चौहान वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष, मूल पुरुष है।
या क्या कहते हैं, मूल पुरुष या आदि पुरुष इसको कहा जाता है। और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 551 ईस्वी चौहान वंश की क्या रखी गई, नींव रखी गई। किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा। और इनको क्या नाम दिए गए हैं, आदि पुरुष इन्हीं को बोला जाता है, मूल पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। और सांबर झील का निर्माण भी किन्होंने करवाया, वासुदेव चौहान ने। अब देखिए मित्रों, चौहान वंश से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी देख लेते हैं अच्छे से। चौहान वंश से संबंधित पुस्तकें, डॉक्टर दशरथ शर्मा, राजस्थान थ्रू दी एजेज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। पुस्तकों के नाम हैं राजस्थान थ्रू दी एजेज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। आर बी सोमानी के द्वारा मित्रों, चौहान एंड हिज टाइम, और पृथ्वीराज रासों में चौहान वंश का इतिहास दिया गया है। तो ये कुछ एक पुस्तकें हैं। अब देखिए मित्रों आगे, चौहान वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी मित्रों अही छतरपुर, तथा वासुदेव चौहान ने सांबर को, अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान ने तो सांबर को और अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया। चाहमान शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था। चाहमान शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला का क्या था, राजपूत वंश था। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में प्रतिपादित की गई। और अजमेर के चौहानों को सपाल दक्ष के चौहान, सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। किनको, अजमेर के चौहानों को क्या कहते हैं, सपाल दक्ष के चौहान कहते हैं, सांबर के चौहान कहते हैं, और शाकंभरी के चौहान भी इनको ही बोला जाता है। ये बात किस में लिखी गई है, पृथ्वीराज रासों में, कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अजमेर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी है, शाकंभरी देवी है। शाकंभरी देखते हैं, सांबर के चौहान है, शाकंभरी या सांबर के चौहान। तो देखिए, बिजोलिया शिलालेख व राजशेखर के प्रबंध कोश में चौहानों का जो मूल स्थान है वो सांबर या सपाल दक्ष था, और संस्थापक वासुदेव चौहान थे। ये पटवार 2011 ग्रेड द्वितीय गणित 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव चौहान। और जो बिजोलिया शिलालेख है वह राजशेखर के प्रबंध कोश में चौहानों का जो मूल स्थान है वो कौन सा था, तो सांबर या सपाल दक्ष। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव रखी, और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इनका पता किस में मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में 1170 ईस्वी से लगता है। अब देखिए पहला अजय राज, ये तो वासुदेव चौहान, बिचौलिया शिलालेख और अन्य जितने भी शिलालेख मिले हैं उनकी बात हो गई। अब विस्तार से चौहानों को पढ़ते हैं। अजय राज दे रखा है 1113 से लेकर 1133 ईस्वी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजय राज था, जिसका काल चौहानों के साम्राज्य का निर्माणकारी काल कहा जाता है। चौहानों का साम्राज्य, चौहानों के साम्राज्य का निर्माणकारी काल अजय राज के समय को कहा जाता है। और 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया तथा अजमेर को राजधानी बनाया। यह ग्रेड द्वितीय संस्करण 2010 में पूछा हुआ है कि अजय राज ने अजमेर नगर को कब बसाया, 1113 ईस्वी में। और अजमेर को राजधानी किसने बनाया, अजय राज ने। याद रखेंगे इसको। अजय राज मित्रों शैव धर्म का समर्थक था। शिव को जो मानते हैं वो शैव धर्म। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने अजय मेरू दुर्ग नामक गढ़ी का निर्माण करवाया है। 7वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है मित्रों कि अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, अजय पाल ने करवाया 7वीं शताब्दी में। घूंघटे, गुगड़ी, पांदरा और इमली अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं। जो तारागढ़ दुर्ग है उसकी प्राचीर की ऊपरी जो भाग हैं उनमें विशाल बुर्जों के नाम क्या हैं, घूंघट है।
गुगड़ी, बांद्रा और इमली। अजय मेरू दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार मिलती है, पृथ्वीराज का स्मारक है और रूठी रानी उमादे की छतरी ये मिलती है अजय मेरू दुर्ग में। इसके अलावा नाना जी का झालरा दर्शनीय स्थल है मित्रों। तो ये अजय मेरू दुर्ग में आपको देखने को मिलती हैं मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, पृथ्वीराज का स्मारक, रूठी रानी उमादे की छतरी और नाना जी का झालरा, ये दर्शनीय स्थल हैं। अजमेर में मित्रों अजय राज ने एक टकसाल स्थापित करवाई। अजय राज ने अजय प्रिय द्रुम्स नाम से सिक्के भी चलाए हैं, जिन पर उसकी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम है। जो सिक्के चलाए गए हैं उन सिक्कों पर सोमलेखा या सोमल देवी जो उनकी रानी है अजय राज की, उनका नाम छापा गया है। अजय राज के युद्धों की बात करते हैं मित्रों। युद्ध देखिए कौन कौन से हैं। अजय राज ने मालवा के परमार शासक नरवर नरवर्मन व अनिहाल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने मालवा के राजा नरवर्मन के सेनापति सुलन को भी पराजित कर उस घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था मित्रों। पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, अजय राज ने मालवा के राजा नरवर्मन के सेनापति सुल्लन को पराजित कर उसे घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया। तो अजय राज के युद्धों में ये भी बातें लिखी हुई हैं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने तुर्क सुल्तान शहाबुद्दीन को परास्त किया था और पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना करवाई और उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज ने स्वयं अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जीवन के अंतिम दिन पुष्कर तीर्थ में तपस्या कर व्यतीत किए थे। तो इतनी बातें अजय राज से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। किन किन के साथ में युद्ध किया और किस प्रकार से सफलता हासिल की, क्या इनसे जुड़ी हुई बातें हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए अन्नोराज या अन्नाजी। अन्नोराज को क्या बोलते हैं? अन्नाजी भी बोलते हैं। 1130 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में अन्नोराज ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने? अन्नोराज ने। कहाँ पर? अजमेर में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण 1133 से 37 ईस्वी व पृथ्वीराज राजसो के अनुसार 1135 से 1137 ईस्वी में बताया गया। तो कोई फिक्स नहीं है, ये डेट हैं, उनके अनुसार आपको याद में रखनी है। बिजोलिया शिलालेख में 1133 से 37 के बीच दे रखा है कि अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ और पृथ्वीराज राजसो में यह बात लिखी हुई है कि 1135 से 37 के बीच अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नोराज ने करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया। और जो खून से रंगी हुई धरती थी उसको साफ करने के लिए मित्रों चंद्रा नदी बहती है, उसके जल को रोककर करवाया गया। तुर्कों की सेना का पहले संहार किया और उनके बाद में जो खून से रंगी धरती है उसको साफ किया। अन्ना सागर झील के उसी समय निर्माण भी हुआ। अन्नोराज शैव धर्म का अनुयायी होते हुए भी इसने पुष्कर में विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का जीर्णोद्धार संवर सिंह ने करवाया और मुगल सम्राट जहांगीर ने वराह मंदिर की विष्णु मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। ये कांड देख के जहांगीर ने किया, जो वराह मंदिर में विष्णु की मूर्ति लगी हुई थी उसको पानी में फेंकवा दिया। और जीर्णोद्धार किसने करवाया? संवर सिंह ने। अन्नोराज के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये दो साहित्यकार थे मित्रों, देवबोध और धर्म घोष। चालुक्य शासक 1134 ईस्वी में सिद्धराज जय सिंह से राज्य की सीमा को लेकर हुए विवाद के कारण युद्ध में अन्नोराज विजयी हुआ और सिद्धराज जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अन्नोराज से किया। युद्ध में ये जीत गया, अन्नोराज विजयी हुआ जय सिंह के खिलाफ। तो जय सिंह ने क्या कर दिया? अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह किसके साथ में कर दिया? अन्नोराज से किया। कुमारपाल चालुक्य से विवाद समाप्त करने हेतु अन्नोराज ने अपनी पुत्री जल्हण का विवाह कुमारपाल से किया।
अन्नोराज ने अपनी पुत्री जल्हण का विवाह किससे किया? कुमारपाल से। क्यों? चालुक्य से विवाह समाप्त करने हेतु, विवाद समाप्त करने हेतु। और देखिए अन्नोराज से जुड़ी हुई घटनाएं। अन्नोराज के चारों पुत्रों में से विग्रहराज चतुर्थ सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, जिसने अपने अन्य भाइयों को अपदस्थ कर गति प्राप्त की। जो भी भाई थे उनको अपने पद से हटा दिया गया और खुद ने क्या है, गति प्राप्त कर ली। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अन्नोराज के बड़े पुत्र जगदेव ने अन्नोराज की हत्या कर दी, जो चौहानों में पितृहंता कहलाया। चौहानों में क्या कहलाया? पितृहंता। कौन कहलाया? जगदेव। याद रखेंगे, पितर की हत्या करने वाला, पितृहंता। अब देखिए विग्रहराज चतुर्थ, या जिसको भिसलदेव बोलते हैं, 1153 से लेकर 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अपने पिता अन्नोराज के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर अजमेर के चौहानों का शासक बना। और विग्रहराज चतुर्थ का काल कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। कला व साहित्य की दृष्टि से जो विग्रहराज चतुर्थ का काल है वो क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। आगे देखिए विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक है खुसरो शाह यानी हमीर या अमीर को हराया। किसको हराया? हमीर या अमीर को। और हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि बिजोलिया शिलालेख से होती है। और विग्रहराज चतुर्थ ने 1163 ईस्वी में दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण कहाँ पर करवाया? दिल्ली में करवाया। कब करवाया? 1163 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। याद रखेंगे नाम, शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण। इस अभिलेख में मित्रों विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है। कौन से अभिलेख में? शिवालिक स्तंभ लेख में। शिवालिक स्तंभ लेख में क्या कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार। आगे देखिए इसमें विग्रहराज यानी भिसलदेव ने अपनी महानता के अनुरूप परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बंधव कहा है। कवि बंधव किसने? जयानक भट्ट ने। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट है मित्रों 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक यानी लाख बख्श ने तोड़वाकर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया मित्रों। तथा यहाँ फारसी अभिलेख लिखवाए। राजस्थान में प्रथमतः यानी प्रथम फारसी अभिलेख यहीं मिलते हैं और इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। यहाँ पर नोट देखिए, विशेष बात है कि अब्बू बकर ने 2.5 दिन की इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया था। काफ़ी बार पूछा गया कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा या मस्जिद है उसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो अब्बू बकर ने। याद रखेंगे प्रथमतः जो फारसी अभिलेख हैं वो कहाँ से मिलते हैं? इसी मस्जिद से मिलते हैं मित्रों, 2.5 दिन के झोंपड़े से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी हुई। पर्सी ब्राउन देखिए, पर्सी ब्राउन इस मस्जिद के पास 2.5 दिन का मेला या पंजाब के शाह पीर का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये कारण है मित्रों कि 2.5 दिन का यहाँ पर मेला लगता है और पंजाब के शाह पीर का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा ही कहते हैं। पर्सी ब्राउन में ये बात कही है। कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए कहा है कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। और यह राजस्थान की पहली मस्जिद है। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। और राजस्थान की क्या है? पहली मस्जिद है। भिसलदेव कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता था, अतः इसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। रीट 2016 में एक पूछा गया है कि कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? तो भिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। याद रखेंगे मित्रों इसको।
पूछा गया है ये 2016 में। विग्रहराज चतुर्थ या भिसलदेव ने संस्कृत में हरि केली नाटक लिखा, संस्कृत में। और भिसलदेव का दरबारी जो कवि था वो था सोमदेव। कौन था? सोमदेव, जिसने ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा था। ललित विग्रह राज ग्रंथ ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। विग्रह राज चतुर्थ, दो नाम देखिए, भिसल देव भी बोलते हैं, विग्रह राज चतुर्थ भी इसको बोला जाता है। सोमदेव ने मित्रों विग्रह राज चतुर्थ यानी भिसल देव को विद्वानों में सर्वप्रथम विपश्चिता नामाध्याय, ये नाम है देखिए, विपश्चिता नामाध्याय कहा है। तो याद रखेंगे, जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से पढ़िएगा इसको। बिसल देवरासों के रचयिता देखिए कौन है? बिसल देवरासों के रचयिता नरपति नालय हैं। नरपति नालय है। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन था? विग्रह राज चतुर्थ था मित्रों, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक। विग्रह राज चतुर्थ ने जैन विद्वान धर्म घोष सूरी के प्रभाववश अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई। और विग्रह राज चतुर्थ के काल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है बिसलसर झील का निर्माण है, जिसे बित्स्या अथवा बिसलिया कहा जाता था। तो ये विग्रह राज चतुर्थ के काल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है बिसलसर झील। याद रखेंगे, बित्स्या इसको बोलते हैं या बिसलिया भी कहा जाता है। किलहॉर्न ने विग्रह राज चतुर्थ की प्रशंसा में कहा है, किसने? किलहॉर्न ने क्या कहा है प्रशंसा में? कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, यानी उनके बराबर उनकी होड़ कर सकता है, उनसे तुलना उसके अच्छे से की जा सकती है, कालिदास और भवभूति। नेक्स्ट देखिए सोमेश्वर चौहान है। सोमेश्वर चौहान, चौहान है मित्रों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं। 1169 से 1177 ईस्वी। सोमेश्वर चौहान अन्नोराज व कांचन देवी का पुत्र है ये सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज द्वितीय की निज संतान मृत्यु होने पर शाकंभरी का शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय की निज संतान यानी उनके कोई संतान नहीं थी और मृत्यु हो गई, तब शाकंभरी का शासक कौन बना? सोमेश्वर चौहान बना। और सोमेश्वर चौहान शासक बनने से पूर्व गुजरात के जयसोम व कुमारपाल का दरबारी था, उनके दरबार में रहा करता था गुजरात के जयसोम व कुमारपाल का दरबारी। आगे देखिए सोमेश्वर चौहान से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान ने आबू के जैत सिंह की सहायता हेतु युद्ध में भाग लिया। आबू के थे जैत सिंह, उनकी सहायता हेतु युद्ध में भाग लिया। और गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की क्या कर दी? हत्या कर दी। सोमेश्वर व पत्नी कंपूरी देवी के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज तथा पुत्री प्रथा थी। पुत्री कौन थी? प्रथा, उसका नाम है प्रथा। तो दो पुत्र हुए मित्रों सोमेश्वर के, पत्नी इनकी कंपूरी देवी थी, याद रखेंगे। दिल्ली के राजा और पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराजा अनंगपाल द्वितीय थे। दिल्ली के राजा और पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराजा अनंगपाल द्वितीय, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का प्रशासन सौंप दिया था। अब देखिए मित्रों पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से लेकर 1192 तक गुजरात के अनहल पाटन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी को हुआ। विक्रम संवत की बात करें तो 1223 में ज्येष्ठ मास की द्वादशी को, ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार, अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कंपूरी देवी की कोख से उत्पन्न हुआ। तो इतनी बातें हैं। अनिहाल पाटन नामक स्थान पर गुजरात के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में, विक्रम संवत की बात करें तो 1223 और ज्येष्ठ मास द्वादशी को, ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अजमेर के चौहान कौन थे? शासक सोमेश्वर और उनकी रानी कंपूरी देवी, उनसे उत्पन्न हुआ, उनकी कोख से उत्पन्न हुआ। ये ग्रेड तृतीय 2013 में पूछा जा चुका है मित्रों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारतेश्वर हिंदू सम्राट सप्पा दल शेषवर दल पुंगल विश्व विजेता राय पिथोरा आदि के उपनाम से जाना
जाता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के उपनाम हैं भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सप्पा, दल क्षेश्वर, दल पंगुल, विश्व विजेता, राय पिथौरा आदि उपनाम हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध था। 11 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ। जब पृथ्वीराज अल्प वयस्क था, यानी पूर्ण रूप से वयस्क नहीं था, अल्प वयस्क था, तो शासन की देखभाल कदमवास या केमास प्रधानमंत्री व भूमने कमल यानी सेनाध्यक्ष कर्पूरी देव के चाचा थे भूमने कमल, उन्होंने की। शासन की देखभाल किन्होंने की? कदमवास केमास, क्योंकि ये तो क्या थे? अल्प वयस्क थे पृथ्वीराज तृतीय। और गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमदास था। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला कौन था? मंत्री कदमवास। अब देखिए मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध 1178 ईस्वी में सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। केमास की सहायता से पृथ्वीराज तृतीय ने गुड्डापुरा या गुरुग्राम जो पड़ता है आपका गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया। केमास की सहायता से पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति जो अलवर, भरतपुर व मथुरा देश में या मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, उनका क्या क्या दमन किया गया। भंडानक जाति का 1182 ईस्वी में बुंदेलखंड जजाक भुक्ति महोबा के चंदेल राजा प्रमार्दी देव व उसके सेनापति अल्लाह व उद्दल को तुमुल के युद्ध में हराकर राजधानी महोबा पर विजय प्राप्त की थी। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज ने अपने विश्वसनीय सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। विश्वसनीय सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था महोबा विजय के बाद। 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीमदेव द्वितीय की सेना के साथ लंबे समय तक जारी संघर्ष को समाप्त कर संधि की। नागौर के युद्ध में गुजरात के जो चालुक्य वंशी शासक हैं भीमदेव द्वितीय की सेना के साथ लंबे समय तक जारी संघर्ष को समाप्त कर क्या की? संधि की 1184 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने टोंक जिले में बिसलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर बनवाया। याद रखेंगे, टोंक जिले में बिसलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली में लालकोट शहर में राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष अधिकारी कौन थे? पद्मनाथ थे। जो कला साहित्य विभाग की स्थापना की गई अजमेर में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पद्मनाथ थे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों ने आश्रय पाया, जिसमें बागेश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, चंद्र बरदाई, जयानक प्रसिद्ध हैं। और कश्मीरी विद्वान जयानक ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं मिलता है। ये देखिए, कश्मीरी विद्वान है जयानक, और पुष्कर झील के किनारे बैठकर जो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जयानक बिसलदेव सोमेश्वर व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहा है। जयानक कहाँ रहा है? बिसलदेव, सोमेश्वर व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम शिलालेख बढ़ल्या या बेदला का शिलालेख है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम शिलालेख कौन सा है? बढ़ल्या या बेदला। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अंतिम शिलालेख मित्रों आवलंदा का देखिए, जैसे भी पढ़ते हैं इसको, ये शिलालेख है।
अवलन दाका और प्रथम है बढ़लिया या बेदला। कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया तथा उसकी पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। और यह घटना चौहानों व गहड़वालों में शत्रुता का तात्कालीन कारण थी। इस घटना को पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र, आईने अकबरी व वेद व डॉक्टर दशरथ शर्मा सत्य मानते हैं। और इस घटना को डॉक्टर त्रिपाठी व डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा निराधार मानते हैं, जिसका कोई आधार नहीं हो, इस प्रकार से घड़ी गई हो सिर्फ। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य, जिसका अंतिम भाग है इसके पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया। इसके सबसे प्राचीन प्रति बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में मिली है, जो भी प्रति है, प्रतिलिपि है। पृथ्वीराज रासो की भाषा मित्रों पिंगल है, और जो राजस्थान की ब्रज भाषा का पर्याय है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है, और इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं, और तात्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 2,500 पृष्ठों के इस ग्रंथ में गुणोत्तर समय या सर्ग या अध्याय हैं। चंद्र बरदाई की जो बेटी है उसका नाम राजबाई था। क्या था? राजबाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को अलग अलग ग्रंथों में कई बार पराजित किया हुआ बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी को अलग अलग ग्रंथों में कई बार पराजित किया हुआ बताया जाता है। पराजित किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। किसको? मोहम्मद गोरी को। तो देखिए कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है ये जानकारी। जैसे नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य में 7 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित करना बताया गया है। किसमें? नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य में। और चंद्रशेखर के सुरजन चरित में 21 बार, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार संघर्ष का जिक्र किया है। परंतु निर्णायक युद्ध 2 यानी तराइन ही हुए हैं। 2 युद्ध हैं, उनको बोला जाता है तराइन के युद्ध। तो ये अलग अलग ग्रंथ हैं मित्रों, इनमें कितनी बार हराया है इसका जिक्र है। नाम आपको याद रखने हैं इसके। चाहे हमीर महाकाव्य की बात हो, सुरजन चरित की बात हो, प्रबंध चिंतामणि हो, या पृथ्वीराज प्रबंध की बात हो, सभी को ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान और तुर्कों के मध्य 21 बार मुठभेड़ें हुई है। ये जानकारी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी देखने को मिलती है। कवि चंद्र बरदाई ने 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कितनी? 36 राजपूत राजवंशों की। किसने दी? कवि चंद्र बरदाई ने। तराइन के युद्धों के प्रारंभिक स्रोत देखिए मित्रों। प्रारंभिक स्रोत जिनसे मिलता है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी, ताज उल मासिर, मीन हाज उस सिराज, तबकात नासरी। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को जो परामर्श देने वाला था वो मंत्री था कदम्बवास। तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं। 1191 ईस्वी में ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी की सेना के मध्य। यहाँ पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ सर हिंद को लेने के बाद पहुँचा था, और पृथ्वीराज ने तब्बर हिंद या सर हिंद बठिंडा दुर्ग काजी जियाउद्दीन से छीन लिया, और काजी को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहाँ पर उसे धन देकर गजनी लौटा दिया गया। तो ये काजी जियाउद्दीन से छीन लिए गए तब्बर हिंद या सर हिंद जो बठिंडा में है दुर्ग, और काजी को वहाँ पर बंदी बना लिया गया, अजमेर लाया गया, वहाँ पर धन देकर गजनी लौटा दिया गया। गजनी नामक स्थान पर वहाँ को लौटा दिया गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति मित्रों खंडेराव था। कौन था? खंडेराव, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति। नेक्स्ट है आपका 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के हारने पर गजनी जाका
जाकर पुनः अपनी संगठन शक्ति को मजबूत किया तथा तुर्क, ताजिक और अफगानों को सेना में सम्मिलित करके 1,20,000 सैनिकों की सेना का गठन किया और लाहौर तथा मुल्तान के मार्ग से पुनः तराइन के मैदान में आ पहुंचा। पहले मैं हार गया, हारने के बाद में पुनः मित्रों कुछ सेनाओं को इसमें सम्मिलित किया और 1,20,000 की सेना का गठन करके वापस आया तराइन के मैदान तक, लाहौर तथा मुल्तान के मार्ग से होते हुए। हसन निजामी के अनुसार सुल्तान जब लाहौर पहुंचा तो उसने एक दूत कीवान उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास भेजा कि पृथ्वीराज उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, और प्रति उत्तर में पृथ्वीराज ने उसे गजनी लौटाने की सलाह दी। ये उत्तर मिला कि गजनी लौट जाइए आप, लौटने की सलाह दी। पृथ्वीराज का सेनापति खंडेराव, पृथ्वीराज का सेनापति है खंडेराव, तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया मित्रों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मंत्री सोमेश्वर प्रताप सिंह जो मोहम्मद गौरी से जा मिले, जो पृथ्वीराज की पराजय का कारण बने। मंत्री कौन? सोमेश्वर प्रताप सिंह। ये मित्रों मोहम्मद गौरी से जाकर के मिल गए, जिसके कारण पृथ्वीराज विजय चौहान की हार हुई और यही मुख्य पराजय का कारण रहा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में तोमरों से लड़ाई नहीं की। किससे? तोमरों से। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में युग परिवर्तनकारी घटना थी। ये भारत में इस्लामिक राजतंत्र की स्थापना के लिए उत्तरदायी युद्ध माना जाता है। इस्लामिक राजतंत्र विकसित होने लग गया मित्रों। भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की ये घटना है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में राजपूत काल का अंत व दिल्ली में सल्तनत काल का उदय हुआ। इसके अलावा देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और जहां पर उसे नेत्रहीन कर दिया गया, नेत्र उसकी आंखें छीन ली गई। और इस अवसर पर पृथ्वीराज का मित्र चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को लक्ष्य प्राप्त करने में कविता के माध्यम से लक्ष्य का बोध करवाया। कवि थे, मित्र थे पृथ्वीराज के चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज को लक्ष्य प्राप्त करने में कविता के माध्यम से लक्ष्य का बोध करवाया। चंद्रबरदाई की उक्तियां देखिए। ये उक्ति है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत झुको चौहान, मत चुको चौहान। ये इस प्रकार से उक्ति लिखी गई है चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज के बाण से मित्रों मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तथा पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने आत्महत्या कर ली। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करवाकर अंत में मरवा दिया गया। ये हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ मेवाड़ के समर सिंह व दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान का साथ मेवाड़ के समर सिंह व दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय ने दिया द्वितीय युद्ध में तराइन के। पृथ्वीराज को दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त थी। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसको प्राप्त थी? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, राय पिथौरा किसको बोलते हैं? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान की छतरी मित्रों काबुल है, जो पड़ता है आपका गजनी क्षेत्र में, वहाँ पर बनी हुई है पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी में। जबकि पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। स्मारक तो कहाँ है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, और छतरी कहाँ पर है? काबुल गजनी में। पृथ्वीराज के दरबारी कवि मित्रों जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है, और इस ग्रंथ में तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे जयानक, उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की है, लेकिन इस ग्रंथ में जो तराइन के युद्ध हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र कौन थे? गोविंद देव चौहान, और इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की नींवें रखी। 1192 ईस्वी में फारस, जो आपका ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
यानी भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक, जिनको गरीब नवाज भी बोलते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए। कहाँ आए? अजमेर आए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में। किसके साथ में? मोहम्मद गोरी के साथ में। कब आए? 1192 ईस्वी में। कहाँ से? फारस, ईरान से। तो इतनी बातें याद में रखनी है आपको। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक गरीब नवाज इनको बोलते हैं। अजमेर आए मोहम्मद गोरी के साथ में, तथा अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया। अजमेर में इनकी दरगाह भी बनी हुई है। दरगाह है तो ज़मीन किसने दी? महाराजा जगत सिंह जयपुर ने। महाराजा जगत सिंह कहाँ के थे? जयपुर के। उन्होंने ज़मीन दी दरगाह के लिए। पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी दिग्विजय अभियान के अंतर्गत है महोबा, गुजरात तथा कन्नौज राज्यों के साथ भी युद्ध किया था। अब देखिए मित्रों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक मित्रों गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था और संस्थापक बने 1194 ईस्वी में। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक भी कहते हैं। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में और पुलिस 2003 में ये पूछा जा सकता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। गोविंदराज ने मित्रों दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है हमीर देव। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सभी पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र हमीर देव था। शायद इसी कारण जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही 1282 ईस्वी में हमीर देव का राज्यारोहण करवा दिया था और हमीर देव के दरबार में बिज्जादित्य नामक कवि रहता था। ये थे हमीर देव। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रथम शासक जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। ग्रेड द्वितीय 2015 में पूछा गया है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने सबसे पहले जाहिन दुर्ग पर 1291 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां के आसपास के भागों को लूटना शुरू कर दिया। जाहिन विजय के बाद मित्रों जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ा, जिसका पता हमीर देव को चल गया और हमीर देव ने अपने सेनापति गुरुदास सैनी के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन गुरुदास सैनी मारा गया। जाहिन विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ा, जिसका पता किसको चल गया? हमीर देव को। और हमीर देव ने क्या किया? अपने सेनापति गुरुदास सैनी के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसका जो गुरुदास सैनी था वो मारा गया। मित्रों जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर 1292 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया तो इस सुदृढ़ दुर्ग को जीतना मुश्किल लगा, तो 8 माह से रणथंभौर पर लगा घेरा हटा लिया और वापस लौटने लगा। तो इस समय जलालुद्दीन के सेनापति अहमद चप्पे वे खिलजी से वापस लौटने का कारण पूछा, जिसके जवाब में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी कायरता छिपाने के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात सिर्फ कायरता छिपाने के लिए उसने कही थी। सन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके उसका दामाद यानी भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन का दामाद था या भतीजा भी और दामाद भी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण देखिए। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान सेनापति उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में धन लूटा था। गुजरात अभियान, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था मित्रों इस समय, और सेनापति थे उल्लुग खां व नुसरत खां। किसके? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के। ये ग्रेड द्वितीय हिंदी 2010 में पूछा गया है कि जब आक्रमण किया गया तो उसके सेनापति कौन थे? उल्लुग खां व नुसरत खां। और साथ में नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह व केहबरू भी थे, ये भी ध्यान में रखना है। धन लूटा गया इनके द्वारा काफ़ी मात्रा में।
गुजरात अभियान से लौटते समय सेनापति उल्लू खां व नुसरत खां के साथ नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह व केहेब्रू के बीच लूटे हुए माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया और मोहम्मद शाह व केहेब्रू ने खिलजी सेना से भागकर रणथंभौर के अमीर के यहाँ शरण ली थी। आपस में ही विवाद हो गया, जो भी धन लूट कर लाए थे उसके बंटवारे के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से अपने विश्वासघाती सैनिक मोहम्मद शाह व केहेब्रू को वापस सौंपने का आदेश दिया, परंतु हमीर द्वारा शरणागत को धोखा देना राजपूतों के संकल्प में नहीं था। यही युद्ध का कारण बना। उनके शरण में जो गए थे मोहम्मद शाह व केहेब्रू, तो उनको वापस नहीं लौटाया। हमीर देव ने यह हट कर ली कि मुझे मोहम्मद शाह को वापस नहीं लौटाना है। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के निम्न कारण माने जाते हैं। अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति, हमीर द्वारा मोहम्मद शाह व केहेब्रू को शरण देना, और 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां व नुसरत खां तथा अलब खां को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और इस युद्ध के दौरान भीम सिंह मारा गया तथा रणथंभौर दुर्ग से बारूद का गोला गिरने के कारण मुस्लिम सेनापति नुसरत खां मारा गया तथा उल्लू खां को सेनापति नियुक्त किया गया। और युद्ध के अगले चरण में उल्लू खां का साथ देने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ पहुंचा और हमीर को संधि का समाचार पहुंचाया, जिसमें शाही शिविर में हमीर द्वारा अपने मंत्री या सेनापति रणमल व रत्तीपाल को भिजवाया गया। रणमल व रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर रणथंभौर का गुप्त मार्ग बता देते हैं और खिलजी सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक कहानी के रूप में आप इसको याद रखें अच्छे से। हमीर दुर्ग के दरवाजे खोलकर खिलजी सेना से लोहा लेते हुए मारा जाता है, और हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए, जिनमें से 16 युद्ध जीते थे। और देखें मित्रों इनसे जुड़ी हुई बातें। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ। तो पुलिस 2001 में पूछा गया है रणथंभौर में साका कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। इस साके को राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। याद रखेंगे 11 जुलाई 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। कहाँ हुआ? रणथंभौर में। जो हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी व पुत्री पदमला ने किया था। 1301 ईस्वी के रणथंभौर साके के समय अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक कवि व इतिहासकार अमीर खुसरो भी मौजूद था। अमीर खुसरो ने मित्रों रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन यानी घर हो गया है। ये बात अमीर खुसरो ने लिखी रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद। और 1301 ईस्वी का युद्ध हमीर द्वारा हारे जाने का कारण उसके सैनिक रणमल व रत्तीपाल का विश्वासघात था। हमीर इसीलिए हारा क्योंकि उसके जो सैनिक थे रणमल व रत्तीपाल, उन्होंने क्या किया? उसके साथ में विश्वासघात किया। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम व अंतिम प्रतापी राजा हमीर चौहान था। चौहान वंश का प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक या राजा हमीर चौहान था। हमीर देव ने अपने पिता की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और चौहान वंश की यह शाखा हमीर देव की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से, चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट से और जोधराज या सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासों से, हमीर खुसरो खजाइन उल फतूह द्वारा तथा बढ़नी की रचनाओं से हमीर की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ काव्य हैं जिनके द्वारा हमीर की जानकारी मिलती है मित्रों। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर द्वारा रचित है हमीर हट, और जोधराज सारंगधर द्वारा रचित है हमीर रासो। हमीर खुसरो के द्वारा खजाइन उल फतूह तथा बढ़नी की रचनाओं से हमीर की जानकारी मिलती है। अब देखिए मित्रों जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक था मित्रों कीर्तिपाल चौहान। याद रखेंगे इसको। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल
कीर्तिपाल चौहान चौहान शाखा के अल्लण का पुत्र था। किसका? अल्लण का। चौहान शाखा के अल्लण का पुत्र। कीर्तिपाल का समकालीन मेवाड़ का शासक सामंत सिंह था, उसी के समय का सामंत सिंह है। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर पर अधिकार कर चौहान शाखा की नींव रखी, अतः यहाँ के शासक जालोर की चौहान शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुए। यहाँ का सुदृढ़ दुर्ग सुवर्णगिरी नाम से जाना जाता है और पहले यहाँ परमार वंश का शासन था। कीर्तिपाल चौहान ने सोनगढ़ पहाड़ी पर सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। कहाँ पर? सोनगढ़ पहाड़ी पर। किस दुर्ग का निर्माण करवाया? सुवर्णगिरी दुर्ग का। जालोर का किला मित्रों सूकड़ी नदी के किनारे बना है। जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे बना है। तो ये इतनी बातें ध्यान रखेंगे आप। जालोर के चौहानों की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो देखिए किस में मिलता है। पद्मनाथ द्वारा रचित कन्नड़ देव प्रबंध है। कई बार इन ग्रंथों के बारे में भी पूछ लेते हैं, रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है एकदम कि कन्नड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? तो पद्मनाथ की। किसकी? पद्मनाथ की। मोहनत नैणसी की नैणसीरी ख्यात, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता तथा अमीर खुसरो की खजाइन उल फतू तथा मकराना का शिलालेख। और मोहनत नैणसी ने कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजपूत कहकर पुकारा है। शोट में कित्तू एक महान राजपूत है, यह कहकर पुकारा है। इसके अलावा देखिए मित्रों, समर सिंह 1182 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक ये रहे। कीर्तिपाल की मृत्यु के पश्चात समर सिंह जालोर का शासक बना और इस समय दिल्ली में मोहम्मद गोरी का नियंत्रण था। इसके बाद में उदय सिंह 1205 से लेकर 1257 ईस्वी तक। उदय सिंह मित्रों समर सिंह का ही पुत्र था। सुंदा शिलालेख से ज्ञात होता है कि उदय सिंह ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। ताजुल मासिर के अनुसार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया परंतु उसे जीत नहीं सका और 1254 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने भी जालोर पर आक्रमण किया किंतु वह भी सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए मित्रों, चाचिंग देव ये थे 1257 से लेकर 1282 तक। चाचिंग देव मित्रों, चाचिंग देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन थे और इसी समय दिल्ली पर मंगोल आक्रमण बढ़ गए थे, इसलिए ये शासक जालोर की ओर ध्यान नहीं दे सके, इसलिए चाचिंग देव का समय शांति से गुजर गया। इसके बाद में आते हैं सामंत सिंह 1282 से लेकर 1296 ईस्वी तक। सामंत सिंह ने बाघेला के राजा सारंग देव की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला 1291 ईस्वी में किया तथा सुल्तान की सेना को लौटने के बाध्य कर दिया और उसके बाद सामंत सिंह ने सत्ता अपने युवा पुत्र कान्नड़ दे को 1296 ईस्वी में सौंप दी। तो इतनी बातें सामंत सिंह से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है कान्नड़ दे चौहान। 1296 ईस्वी में जालोर का शासक कान्नड़ दे चौहान बना जो कि सामंत सिंह का पुत्र था और जिस समय कान्नड़ दे जालोर का शासक बना उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था जो कि एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था तथा उसे सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। कान्नड़ दे के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। पद्मनाथ कान्नड़ दे प्रबंध व बीरम दे सोनगरारी बात, नैणसी में नैणसीरी ख्यात, फरिश्ता तारीख फरिश्ता, मकराना शिलालेख, अमीर खुसरो खजाइन उल फतू और जालोर प्रशस्ति, ये इनके स्रोत हैं कान्नड़ दे के। कान्नड़ दे प्रबंध के अनुसार है कान्नड़ दे ने अलाउद्दीन को गुजरात अभियान के समय रास्ता नहीं दिया, इसलिए उस पर खिलजी आक्रमण हुआ। और फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने कान्नड़ दे को दिल्ली बुलाकर अपमानित किया, ये बात लिखी हुई है। नैणसी के अनुसार कान्नड़ दे के बेटे विरम के साथ अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा का प्रेम प्रसंग था, इस कारण दोनों में संघर्ष हुआ। तो अलग अलग जो भी रचनाएं हैं या जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार अलग अलग बातें सामने आती हैं। कान्नड़ दे प्रबंध के अनुसार ये बात लिखी हुई है कि गुजरात अभियान के समय रास्ता नहीं दिया कान्नड़ दे ने,
इसलिए उस पर खिलजी आक्रमण हुआ। और फरिश्ता में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन ने कन्नड़ देव को दिल्ली बुलाकर अपमानित किया। नैणसी के अनुसार उनके बेटे वीरम और बेटी फिरोजा का प्रेम प्रसंग था। तो ये अलग अलग कारण हैं। सिवाना दुर्ग जोधपुर से 54 मील दूरी पर पश्चिम में स्थित है मित्रों, और जालोर इसके दक्षिण में स्थित है। सिवाना जो दुर्ग है वो जोधपुर से 54 मील दूरी पर पश्चिम में, और जालोर इसके दक्षिण में स्थित है। हालांकि सिवाना का दुर्ग चारों ओर से थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है, और सिवाना दुर्ग का निर्माता पंवार नरेश वीर नारायण था। पंवार नरेश वीर नारायण सिवाना दुर्ग का निर्माता। आक्रमण देखिए अब, सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का आक्रमण है। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय परमार राजा शीतलदेव का संरक्षण था, जो कान्नड़ देव का भतीजा भी था। अलाउद्दीन की सेना ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी को कमलादुनी कमालू कमालुद्दीन के नेतृत्व में दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। ये नेतृत्व करता है, उनका ध्यान रखेंगे मित्रों, कमालुद्दीन के नेतृत्व में। और शीतलदेव के मंत्री बावले को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था मित्रों। शीतलदेव का उस समय संरक्षण था किस पर है? सिवाना दुर्ग पर। और उसके जो शीतलदेव के मंत्री हैं बावले, उनको लालच दिया गया और अपनी ओर मिला लिया गया। शीतलदेव चौहान युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। वह मेणादेव के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर किया। सिवाना का दुर्ग सुल्तान द्वारा 10 नवंबर 1308 ईस्वी को विजित कर लिया और उसका नाम खेराबाद रखा, तथा किले का प्रबंध कमालुद्दीन गुरुक को देकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट आया। तो ये इतनी कहानी है इसकी। और आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1310-11 ईस्वी में 10 से 11 ईस्वी में सुवर्णगिरी जालोर का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ कान्नड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव चौहान मारे गए, तथा दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। ये दूसरी बार की बात है। पहली बार तो क्या नाम रखा? खेराबाद। और दूसरी बार नाम क्या रखा? जलालाबाद रखा। दोनों को मार दिया, कान्नड़ देव को भी मार दिया और उनके बेटे वीरम देव चौहान को भी मार दिया। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ है। तो याद रखेंगे, सिवाना व जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का आक्रमण करना साम्राज्य विस्तार नीति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग व गुजरात व मालवा जाने का मार्ग होना था। और जालोर दुर्ग के विषय में कहा जाता है कि आज तक इस दुर्ग में इसके द्वार से प्रवेश करके इसे किसी ने नहीं जीता है। तो इतना शानदार दुर्ग था मित्रों जालोर दुर्ग। इसके गेट से कोई जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, उससे प्रवेश करके किसी ने इसको नहीं जीत सका है। हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के विषय में कहा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किसने लिखा? हसन निजामी ने। किसके बारे में? जालोर दुर्ग के विषय में। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मित्रों आशापुरी माता, या जिसको महोदरी माता भी कहते हैं, वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की। कान्नड़ देव के दरबारी कवि पद्मनाथ ने कान्नड़ देव प्रबंध और बीरम देव सोनगरारी बात की रचना की है। अब देखिए मित्रों, नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान था। लक्ष्मण के बाद शोभित बलराज, महेंद्र, अहिल्य, बाला प्रसाद, पृथ्वीराज आदि शासक हुए। लक्ष्मण देव के बाद में अहिल ने गुजरात के भीमदेव की सेना को हराया था, तथा 1205 ईस्वी में महमूद गजनी की सेना से युद्ध किया। नाडोल के चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कीर्तिपाल चौहान था, और कीर्तिपाल चौहान ने सोनगढ़ पहाड़ी पर सुवर्णगिरी का दुर्ग पर बनवाया, तथा जालोर में सोनगरा चौहान वंश की नींवें रखी। इस प्रकार नाडोल शाखा जालोर शाखा में विलय हुई। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहान में विलीन हो गए, और लक्ष्मण ने नाडोल के दुर्ग को बनवाया, तथा केलन ने सोमेश्वर के लिए सुवर्ण तोरण का निर्माण करवाया था। अब देखिए मित्रों, सिरोही के चौहान।
सिरोही के चौहान देवड़ा शाखा के चौहान वंशीय राजपूत थे। संभवतः इनका आदि पुरुष लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का था। आदि पुरुष कौन था? लुम्बा, जो जालोर की देवड़ा शाखा का था। और लुम्बा ने 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इसने ही मित्रों 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सिपाहन के लड़के सहसमल ने 1425 ईस्वी में शिवपुरी से 2 मील आगे सिरोही नगर बसाया। सिपाहन के लड़के सहसमल ने कब? 1425 ईस्वी में शिवपुरी से 2 मील आगे सिरोही नगर बसाया। सहसमल। अक्षयराज चौहान ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। इन्होंने जोधपुर में लोहियाना का किला बनवाया। किसने? अक्षयराज चौहान ने। सुरतान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बेरे साल के समय दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कालंदी ग्राम में शरण दी थी। बेरे साल के समय दुर्गादास राठौड़ ने। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह था। कब संधि की? 11 सितंबर 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। और अंतिम शासक जो संधि करने वाला था वो कौन था? शिव सिंह। अब देखें मित्रों हाड़ौती के चौहान। देवहाड़ा 1241 ईस्वी में बूंदा मीणा को हराकर हड्डा चौहान वंश की स्थापना की। किसको? बूंदा मीणा को हराकर हड्डा चौहान वंश की स्थापना देवाहाड़ा ने की 1241 ईस्वी में। देवा सिंह बूंदी का संस्थापक था, जबकि बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा। और जेत्तर सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा के कोटिया भील को हराकर कोटा को अपनी राजधानी बनाया। जेत्तर सिंह ने। नेक्स्ट है राम सिंह। राम सिंह मित्रों, राम सिंह का दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण बूंदी का था, जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे। और राम सिंह का दरबारी कवि था। सूर्यमल की प्रमुख रचनाएं सत्तीरासो, वंश भास्कर, वीर सतसई हैं। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको। सूर्यमल की प्रमुख रचनाएं सत्तीरासो, वंश भास्कर, वीर सतसई। कोटा के चौहान देखें मित्रों, जेतर सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा को राजधानी बनाया। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने कोटा तथा बूंदी को अलग अलग किया तथा कोटा का शासक माधो सिंह को बनाया। किसने? शाहजहां ने। जेतर सिंह ने कोटा को राजधानी बनाया था, लेकिन शाहजहां ने क्या किया? कोटा और बूंदी को अलग अलग किया। कोटा का शासक माधो सिंह को बना दिया गया। इसके बाद में आपका मुकुंद सिंह 1648 से लेकर 1658 तक। मुकुंद सिंह ने अपनी दासी अबला मेणी के नाम पर अबला मेणी महल कोटा में बनवाया। अबला मेणी महल जिसे हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। याद रखेंगे मित्रों, अबला मेणी महल कोटा, इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। मुकुंद सिंह के नाम पर कोटा तथा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का नाम रखा हुआ है। मुकुंद सिंह के नाम पर कोटा तथा झालावाड़ में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनका नाम रखा हुआ है। और मुकुंद सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह की मदद की थी और मारा गया। जालिम सिंह देखिए, आप पता नहीं कितने थे। 1817 ईस्वी में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापक तथा सुव्यवस्थित सहायक संधि की। 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापक सुव्यवस्थित तरीके से सहायक संधि की थी। किसने? जालिम सिंह ने। जालिम सिंह ने मित्रों झालावाड़ में जालिम शाही सिक्के चलवाए। जालिम शाही हवेली जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। ये मुख्य बातें हैं। तो ये थे मित्रों आपके चौहान राजवंश राजस्थान में, उनका ऐतिहासिक वर्णन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना। इम्पोर्टेंट जो भी मुख्य मुख्य जानकारियां हैं वह आपके सामने पेश की हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर